अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाइक महमूद। नाजरीन, ऐसा लगता है कि मुल्क में इस वक्त सिर्फ एक ही इवेंट चल रहा है, उसी की बातें हो रही हैं और उसी की तैयारियां हो रही हैं, और वो इवेंट है नवाज शरीफ की वतन वापसी का, जो कि 21 अक्टूबर को 4 साल बाद दोपहर 12 बजे पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। नून लीग इस वक्त इस्तकबाल की तैयारियों में लगी हुई है और आज भी कसूर में पावर शो किया गया। नाज़रीन, कुछ सवाल हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए क्यों थे, कैसे गए थे और कितने दिनों के लिए गए थे, और अब जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? इन सब बातों का जवाब तो मिलेगा 21 अक्टूबर को। दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। तमाम तर पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात जनवरी में होंगे, लेकिन बहुत सी पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं? चाहे कोई भी वजह हो, हर सियासी जमात का हक होता है कि उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन अच्छे तरीके से करने का पूरा माहौल फराहम किया जा सके। तो पाकिस्तान में नई सियासी जमातें भी आ रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इनका मंशूर क्या होगा, और पाकिस्तान में जो नई सियासी जमातें हैं ये अवाम के मसाइल किस तरह से हल कर सकेंगी? नाज़रीन, अवाम के लिए महंगाई का शिकार अवाम है, जो उनके लिए यकीनन आज एक अच्छी खबर भी मुतवक्के है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 26 से 38 रुपये कमी हो सकती है पेट्रोल में, जबकि हाई स्पीड डीजल में 20 रुपये कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो इन्हीं मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तजियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। अली गौहर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बहुत तैयारियां हो रही हैं इस्तकबाल की 21 अक्टूबर के लिए, जलसे भी किए जा रहे हर तरफ, आज कसूर में भी पावर शो किया जा रहा था। तो मुल्की हालात ख़राब करने में पीडीएम हुकूमत का भी आप देखते हैं कहीं किसी हद तक कोई हाथ है कि वो जो 16 माह की जो हुकूमत थी उसके अंदर तमाम तर वही लोग मौजूद थे, और इस वक्त क्या मुश्किल हालात ठीक करने में इस टीम ने 100% अपना नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो जहाँ तक आपने हालात का पूछा है, तो हालात तो उस वक्त देखने चाहिए ना कि जब 2018 का इलेक्शन में जो था, जिसमें कि धांधली हुई। इस इलेक्शन में एक चेयरमैन पीटीआई को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, आरटीएस सिस्टम बंद किया गया। उस वक्त देखना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान के मौसमी हालात क्या थे। उस वक्त महंगाई की शरह 4% तक थी। उस वक्त चीनी, आटा, तेल, जरूरत से रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो बिल्कुल सस्ती थी। डॉलर भी कंट्रोल में था। पेट्रोल की कीमतें कम थी। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। सर, सी अभी पैक इस जैसे 16 प्रोजेक्ट आ महीने का चुके बताया ना, थे। जो ये पीडीएम की हुकूमत थी इसके अंदर भी नुमाइंदे थे, देखे साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद देखे थे। तो 16 महीने के अंदर क्या ऐसा हुआ कि हर चीज की प्राइस उससे भी डबल से ज्यादा हो गई? देखे, बात आपकी दुरुस्त है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब 3.5 साल जिन लोगों को हुकूमत पे ला के बिठाया गया, वो क्या कहते थे? वो तो कहते थे कि मुल्क में जो है वो मुआशी तरक्की हो जाएगी, कितने अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बाहर से पाकिस्तान में आ जाएंगी, कितने लाख घर बन जाएंगे, कितनी नौकरियां मिल जाएंगी। उन लोगों ने जो कि वोट चोरी करके आए थे, उन लोगों ने पाकिस्तान की सियासत का भुरकस निकाल के रख दिया। पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हुआ। जाते हुए वो कह कर गए कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे थे और हम तो बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे थे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए। हाँ, 16 माह में मुआशी तौर पर हालात बहुत बेहतरी की तरफ नहीं गए, लेकिन उन हालात में कि जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, जब आईएमएफ जो है वो दोबारा रिव्यू में जाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे में आईएमएफ प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना और मुल्क में सियासी इंतशार को बंद करना और मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आना, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल जो है वो आइंदा इलेक्शन में है। और इलेक्शन के बाद जो भी नुमाइंदा हुकूमत आएगी, 1.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत जो थी वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर सकी। लेकिन आप देखें
कि पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद तौर पर बदहाली का शिकार था। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और जिस तरह से पहले उन्होंने अपने अदवार में डिलीवर किया, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी वो डिलीवर करेंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। अली हाँ, गौहर साहब, अगर आप आपसे कहें ज़रूर इस पर भी मैं जवाब लूँगा कि अब इस दफ़ा वो क्या ऐसा मुख्तलिफ करने जा रहे हैं जो 16 माह जब हुकूमत मिली PDM को, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उन 16 माह में जो नहीं हो सका, अब वो 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद ऐसा क्या नया होने जा रहा है कि मुल्क की तकदीर ही बदल जाएगी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहबा बताइएगा, 28 अक्टूबर से आपकी जमात भी जलसे शुरू कर रही है और JUI भी जलसे कर रही है, नून लीग भी जलसे कर रही है, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चूँकि जो मुझसे पहले हमारे भाई ने बड़ी तफसील के साथ उन कामयाबियों का सेहरा अपने सर बांध के फ़ख्रिया अंदाज से ये साबित करने की कोशिश की कि एक जमात जो है वो उसके कायद जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो हैं वही एक लाज़िम मलज़ूम है, और उनके अलावा पाकिस्तान को का वजूद भी ख़तरे में होता है और मईशत भी ख़तरे में होती है और अल्टीमेटली सियासत भी ख़तरे में होती है। जबकि हकीकत इससे अपोजिट रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी शख्स को भी ये मौका नहीं मिला कि वो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए किसी को भी ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि वो तीनों दफ़ा अपना टेन्योर पूरा किए बगैर उस कुर्सी से उसको बाहर उठा के फेंक दिया जाए। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो अवाम जिस शख्स को मौका देते हैं, और साथ सहूलतकारी भी 3 दफ़ा रही, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं अदारों के दरमियान जो टकराव और तसादम की उनकी सोच और पॉलिसी थी, उसी का वो शिकार होते रहे तीनों दफ़ा। अब वो चौथी दफ़ा के लिए जब नून लीग तैयारियां कर रही है और एक कैंपेन की शक्ल में पूरे पाकिस्तान को मतवज्जो करने में मसरूफ़ अमल है कि अब की दफ़ा जब वो आएंगे तो यहाँ दूध की नहरें बहाएंगे, और यहाँ पे हर वो चीज़ जो 3 दफ़ा वो ठीक नहीं कर सके, अब वो अलादीन का चिराग लेके आएंगे और एक जादू की छड़ी हाथ में पकड़ के लाएंगे, और जो ही उनका त्यारा लैंड करेगा तो यकदम पाकिस्तान बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। या महंगाई, बेरोज़गारी बिल्कुल तौबा करती, कानून को हाथ लगाती इस मुल्क से रुखसत हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती होगी, और यहाँ पे मईशत जो है वो इस तरह से उसकी गाड़ी दौड़ेगी कि जैसे मोटरवे पे उनकी बनाई हुई मोटरवेज़ पे कर्ज़े ले के जिस तरह की वो कर्ज़ों की रफ्तार दौड़ती है, और फिर उसके बाद उसके इंस्टॉलमेंट और उसके साथ जुड़ा जो बोझ है वो अवाम अपने कंधों पे लाद के जिस तरह दबे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौम जो है ये सारी हकीकत से आगाह है कि तुम्ही ने दर्द दिया था तो क्या तुम ही दुआ दोगे। वो बार बार यही पूछते हैं कि भाई हमें ये बताया जाए कि दर्द देने वाला कौन था और दवाई कौन लेके आ रहा है। वो दुआ और दवाई में कंफ्यूज हैं कि दुआ लेके आ रहे हैं या दवाई लेके आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं समझती हूँ कि जितना पैसा, जितने वसाइल और जितनी इमेज बिल्डिंग उनको वापस लाने के लिए रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं, ये रिसोर्सेज जो है इस वक्त पाकिस्तान के गरीब आवाम की बेहतरी, फलाह बहबूद और उनकी ओवरऑल जो इस महंगाई के मुतासरीन है उनके रिलीफ पे खर्च हों तो यकीनन एक अच्छा मैसेज आएगा। जो अहम तरीन बात है जो मेंशन करनी इसलिए ज़रूरी है कि ये क्यों याद नहीं है नून लीग को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से अदलिया के ज़रिए बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं, और वो इलाज के लिए गए, वहाँ 4 साल बाद वतन वापस लौट रहे हैं, तो उनके पास जो है उस अदालत का सज़ा याफ्ता होने का एक सर्टिफिकेट है। जब तक वो अदालत उनको उनकी सज़ा को मुअत्तल नहीं करती, उनको बेगुनाह करार नहीं देती, तो वो सियासी मैदान के अंदर खुद से अदालत लगा के अपने आप को बरी करके वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का नारा कैसे लगा सकते हैं। तो ये वो निज़ाम अदल पे
बहुत ज़ोरदार तमाचा है जो नून लीग मारने जा रही है, और वो ये साबित करने जा रही है कि इस मुल्क के अंदर 3 साल हम इक़्तिदार में रहे और हमने अदारों को इतना कमज़ोर किया कि शख्सियात इतनी ताकतवर हो गई कि अदारे कमज़ोर रहे, और वो ताकतवर शख्सियात वो बेशक कन्विक्टेड हों, वो कानून को अपनी मर्ज़ी के ताबे कर लेती हैं और कानून का इस तरह मजाक उड़ा के वो अवाम जो पहले ही सताए हुए हैं, वो अवाम जो पहले ही उनका एतमाद कोई नहीं अदालतों पे और माइट इज़ राइट के कॉन्सेप्ट के तहत वो समझते हैं कि ये मुल्क ताकतवर के लिए है। अगर एक अदालत को मतलूब शख्स जो है वो इस तरह शान व शौकत से दनदनाता हुआ पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होगा, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की वो जमहूरियत जो लूली लंगड़ी जमहूरियत जिसका जनाजा हम सब ने अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं, तो उस जमहूरियत को आप कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे आप वो सारा इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी? कहाँ पे खड़ी होगी वो आपकी अदलिया के वो फैसले और वो मफरूर और इख्तियारी होने के वो दावे? ये वो सारे सवालिया निशान है। कहाँ खड़ी होगी वो जमहूरियत, कहाँ खड़े होंगे वो अदलिया के फैसले, और तमाम तर वो सवालात जो अभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने की। अली गौहर बलोच साहब, आप सुन ही रहे होंगे, मैं अब से कुछ देर बाद वापस आऊँगा, आपसे इन तमाम तर सवालात के जवाब लेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपसे सवाल ये किया गया था कि 28 अक्टूबर को आपकी जमात भी जलसे शुरू कर रही है, JUI की जानिब से भी जलसे किए जा रहे हैं, नून लीग भी जलसे कर रही है, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का क्यों मुतालबा किया जा रहा है? देखिए, जो जलसे हमारे हैं वो डेफिनेटली एक नई जमात मार्ज वजूद में आई है, और अवाम की पल्स और अवाम के साथ जो आपका एक रब्त और कनेक्टिविटी है वो सियासत की वो सांसें हैं जो उसके बगैर कोई भी सियासतदान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, कि वो ऑक्सीजन उसने अपने अवाम की ताकत से लेनी होती है। तो जलसे जो है वो हमारा हक है और सारी सियासी जमातों का यकीनन ये जमहूरी हक है कि वो जलसे करें। जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है, तो हमें एक जलसा नहीं, हम सीरीज़ ऑफ जलसे करने जा रहे हैं, लेकिन हमें वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसकी बात हो रही है वो हमें किसी इंडिविजुअल से नहीं मांग रहे, या ना हम किसी से भीख मांग रहे हैं, ना किसी से बैसाखियाँ मांग रहे हैं, ना किसी से सपोर्ट मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंतज़ामिया जो है वो न्यूट्रल होती है। इंतज़ामिया किसी सियासी जमात के तरक्याती प्रोग्रामों के ना इफ्तिताह कराती है, ना उन दफातर को वो हदायत जाती हैं कि भाई उस जमात का। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, यही आपसे मैं दोबारा आऊंगा आपके पास और यही आपसे सवाल करूंगा कि आपकी जमात क्या मंशूर लेकर आ रही है और क्या अवाम को बताने जा रहे हैं जिससे आप समझते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा वोट हासिल हो जाएंगे। यही लेकर आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, क्या सब कुछ इतना ही आसान है जितना कि नज़र आ रहा है, या फिर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा नवाज शरीफ को? 21 अक्टूबर में मेरे ख्याल में 5 या 6 दिन बाकी रह गए हैं। अभी तक स्टेटस वही है, वो जेल से गए थे, वो कन्विक्टेड थे और एक मुलजिम के तौर पर उन्हें सज़ा हुई थी। उसको मुलजिम की हैसियत कन्वर्ट हो गई थी इनटू मुजरिम कि जनाब ये साबित हो गया है और इसमें ये, फिर एक सज़ा मुअत्तल हो गई, दूसरी सज़ा अब भी मौजूद है। ना तो सज़ा को कम किया गया है ना ख़त्म किया गया है, कम भी कर दिया जाए, 2 दिन भी कर दिया तब भी वो सूरत हाल वैसी रहेगी और उन्हें वापस जेल में आना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी तमन्ना नहीं है कि वो वापस आएँ तो जेल में, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई और रूट हो अगर, तो मैं कहूँगा जी वेल एंड गुड। अगर पाकिस्तान में कानून का मुँह काला करना है, अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का तस्वर ख़त्म करना है, अगर पाकिस्तान में वो पहले भी होता रहा है, ये जो मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब सोच रहे होंगे, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। उन्हें सज़ा दी गई थी, क्या वो तमाम मयारात पूरे हुए थे? नहीं हुए थे। क्या उन्हें नाअहल करते हुए कानून के तकाज़े पूरे हुए थे? नहीं हुए थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का फोरम जो है वो कोर्ट है, ये नहीं आज खुद फैसला कर सकते। ना ये हुकूमत कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ना PMLN कर सकती है, ना पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, ना FIA कर सकती है, ना कोई और, ना इवन
फौज भी नहीं कर सकती है, तो इसको कोर्ट ख़त्म करेगी। क्या कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी? सज़ा मअतल भी कर दी है, तो अभी सज़ा तो मौजूद है ना, इस कुछ भी नहीं हुआ है। एक सज़ा मअतल हुई है, दूसरी सज़ा मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ क्या होगा? अच्छा, बेल जो है वो अगर कोई मुलजिम है तो वो बेच के जी आप फलां केस में मतलूब हैं, आप पेश हो जाते हैं कि जी मैं तो केस में मैं मतलूब हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ कोर्ट में, तो आप मुझे वहाँ कोर्ट तक पहुँचने के लिए तो मौका दें, 1 दिन का 2 दिन का मौका दें, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर कोर्ट में। आप कन्विक्टेड हैं, सज़ा हो चुकी है, सज़ा हो चुकने के बाद आपको कहा गया था कि आप चले जाएं इलाज कराने के लिए। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान में नहीं है कि किसी भी बीमार कैदी को बैरून मुल्क इजाज़त दी गई हो कि जाएं इलाज करवाएं। तो नज़ीर लगानी साहब, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है नवाज शरीफ को कि एक बंदा कन्विक्टेड है, इलाज के गर्ज से बाहर गया और अब 4 साल बाद वापस आ रहा है, तो उनको सामने क्या कानूनी जो पेचीदगियां वो नजर आएंगी जब वो वापस आएंगे? इन्होंने हम पर जाहिर नहीं किया है, PMLN की लीडरशिप ने हमें नहीं बाहर किया है कि मैकेनिज्म क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, वो कैसे लैंड किया उन्होंने। जब वो बाहर ज़मीन पर कदम रखते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर उनकी वो हैसियत बहाल हो जाएगी जिस हैसियत से वो पाकिस्तान में गए थे। वो थे एक कन्विक्टेड कैदी की, और वो कन्विक्टेड कैदी पाकिस्तान की किसी भी शहर में ज़मीन पर जब कदम रखे तो उसकी वही हैसियत आ जाएगी। अच्छा, मैं मान लेता हूँ ना कि सज़ा गलत थी, लेकिन वो तो कोर्ट ने दी हुई थी ना, अब ये फैसला भी कोर्ट ही करेगा ना कि सज़ा गलत है। आपने रजू किया है कोर्ट से भी सज़ा ख़त्म कर दी जाए, नहीं रजू किया है। आपने कहा है कि हम बेल लेने जा रहे हैं, नहीं गए हैं। आपने बताया कि किस नौयत की बेल लेने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वो कोर्ट को मतलब ही नहीं है, वो तो कन्विक्टेड हैं, वो तो जाना है उन्होंने पेशी के लिए, अपने मुकदमे की अपील के तारीख लेने के लिए। वो इसके बावजूद वो मफरूर करार दिए जा चुके हैं। वो मफरूर करार दिए हुए एक एब्सकैंडर कैदी जब अपनी सरजमीन पर कदम रखेगा तो पहला काम क्या होगा? जलसा-ए-आम में जाएंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैं वही कहता हूँ, गलत थी सज़ा, उसके बावजूद अगर वो चले जाते हैं जलसा-ए-आम में तो कानून का मुंह काला हो जाएगा, रियासत का, इवन रियासत का। रियासत क्या दिखाएगी मुंह दुनिया को? क्या बताएगी कि बनाना स्टेट में भी ऐसा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। तो नज़ीर लगारी साहब, क्या आपको लगता है कि जब एयरपोर्ट से लैंड होकर उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है कि वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर एक तारीखी जलसा किया जाएगा, उससे पहले गिरफ्तारी भी हो सकती है? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो और कौन सा रास्ता है वो हमें बताया जाए ताकि हम भी उस जश्न में शामिल हो सकें। हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे एक बहुत काबिल एहतराम है, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्हें सज़ा हो चुकी है, सज़ा होने के बाद उस सज़ा के दौरान चले गए थे और भेजा गया था, इसी कोर्ट ने भेजा था। भाई, आप कोई भी इस मुल्क के फेस सेविंग के लिए, रियासत के फेस सेविंग के लिए, कानून के फेस सेविंग के लिए, अदलिया के फेस सेविंग के लिए और तमाम सिस्टम के फेस सेविंग के लिए और सहूलतकारी की फेस सेविंग के लिए जो कुछ होती रही अब तक पाकिस्तान में, किसी के लिए भी किसी और के लिए भी, उस सारी की फेस सेविंग के लिए आप कोई ना कोई हमें तो बताएं ना। रास्ता ये है, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता होगा कि लैंड करेंगे, जेल जाएंगे। अगर जेल नहीं जाएंगे, जलसा-ए-आम में जाएंगे तो फिर रियासत का, कानून का, निज़ाम अदल का, हर एक चीज़ का मुंह काला हुआ पड़ेगा। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यकीनन हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, शायद उनके पास इन सवालात के जवाब हों। जी अली गौहर बलोच साहब, क्या सोचते हैं आपके वापस आके ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो जाकर सीधा जलसा करेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, और वो तमाम तर सवालात जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपसे किए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारी ज़ाहिर है पॉलिटिशियन हैं, कोलीग हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि उनका सवाल करना भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन सवाल जो है वो होस्ट करता है, एंकर करता है। ज़्यादा बेहतर होता है कि बंदा अपनी पार्टी का मंशूर प्रोग्राम अगला सवाल सर मेरा भी वैसे यही था, वो तो फिरदौस साहबा ने पहले कर दी। अगर आप 5-10 मिनट की तकरीर में सिर्फ दूसरे लोगों पर इल्जाम तराशी करें और ना अपनी की बात बताएं कि हमारा पार्टी किससे ताल्लुक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम साबका अदवार में किन किन पार्टियों में रहे हैं, उन पार्टियों की क्या कारकर्दगी थी, तो ये ज्यादा मुनासिब होता है। दूसरी बात ये है
देखें, पहली नवाज शरीफ साहब के आपने कहा उन्होंने 3 टेन्योर करवाए। तीनों टेन्योर के अंदर हत्या कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को भी डिस्क्वालीफाई किया गया। उससे पहले कई और वजीर आजम, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक किसी वजीर आजम ने भी मदद पूरी की। अगर नवाज शरीफ साहब ने 2013 से लेकर 2018 तक उनकी गवर्नमेंट रही और 1 साल पहले 1.5 साल पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसके बावजूद उस वक्त 13 में हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। हमें हमें पाकिस्तान की हर गली में 20-20 घंटे जनरेटर चलते थे, हर मकान और हर दुकान के सामने। पाकिस्तान में जो बिजली के यूनिट का रेट था वो बहुत ज्यादा था, महंगाई की शरह की रेशियो भी बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान में हर जगह धमाके होते थे, दहशत गर्दी जो थी वो हर गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी थी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। हमें और लोग जब हम वोट मांगने जाते थे तो वो कहते थे सिर्फ एक काम कर दें कि लोड शेडिंग का खात्मा कर दें। नवाज शरीफ ने एक काम नहीं किया कि सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, और लोड शेडिंग का खात्मा भी किया, पाकिस्तान को ने अमन को बहाल करवाया, पाकिस्तान की जो अंधेरे थे उनको खत्म करके रोशनियों में तब्दील किया, और सी पैक जैसे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पाकिस्तान की मईशत को भी संभाला। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि जब चागी के मकाम के ऊपर धमाके करने की जरूरत पेश आई थी और नवाज शरीफ साहब पिलाई हुई दीवार की तरह डट गए थे, और उन्होंने जो अरबों लाखों या करोड़ों डॉलर की ऑफर थी वो पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने ठुकराई, और पाकिस्तान के जो दिफा को अली गौहर बलोच साहब, इस दफ़ा क्या ऐसा मुख्तलिफ होने जा रहा है जो पिछले 3 दफ़ा के जो दौरे इक़्तिदार था उसके अंदर नहीं किया गया? और एक अहम सवाल ये भी कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आकर वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से उनकी पिछली हुकूमतों का खात्मा होता रहा? देखिए, बात यह है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने हमारी गलतियों की वजह से हमारी जिन्होंने हुकूमतें तोड़ी इसकी वजह वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों तोड़ी, और गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया जिन लोगों ने भी वो हुकूमतों को तोड़ा। जिस तरह से इस दफा चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया है तो वो तरीके अदम एतमाद के जरिए हटाया गया है। एक गैर आईनी हुकूमत को, एक उस वक्त की सिलेक्टेड हुकूमत को जो है एक आइन और कानून के प्रोसीजर के तहत जो वो है हटाया गया। पाकिस्तान के अवाम, हाँ, हमारे से सियासी इख्तलाफ रखने की वजह से चाहे कोई तजियाकार इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई हमारे कुलीग जो हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे होते हैं वो हमारी चीजों पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मुसलमा हकीकत है, एक चीज नविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान को हमेशा बहरानों से निकालने वाला, चाहे वो मुआशी बहरान हो, चाहे वो दिफा से रिलेटेड बहरान हो, चाहे वो सियासी बहरान हो, हमेशा नवाज शरीफ साहब ने एक अहम किरदार अदा किया है। तो अली गौहर बलोच साहब, जो पिछले 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी जिसके अंदर शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, उसके अंदर क्या मजीद पाकिस्तान इस मुआशी दलदल में धंसता चला गया या बाहर निकल आया? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने, उस हुकूमत ने, उसमें दीगर पार्टीज भी शामिल थी, उन तमाम पार्टीज ने जो है अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। उन्होंने जो है आईएमएफ का प्रोग्राम, जिसके अलावा फिर चारा ही कोई नहीं था, क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई थे वो तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर लूट खसूट करके रफू चक्कर हो गए। बिल्कुल सर, हमने ये भी देखा इस 16 माह में जो है वो पेट्रोल भी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया, डॉलर भी जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये वो भयानक शराइत थी जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कर्जे लिए थे आईएमएफ के। मुझे ये बताएं कि आईएमएफ के कर्जे हमने नहीं लिए थे 13 से लेकर 18 तक? क्या हमसे पहले वाली हुकूमतों ने नहीं लिए थे? फिर हमारे दौरे हुकूमत में जबकि आईएमएफ प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था 13 से 18 तक, हर चीज की कीमत तो नीचे आई। तो मुझे ये बताएं कि ये चेयरमैन पीटीआई के दौर में तमाम कीमतें ऊपर क्यों गई? कि ये इतने भयानक शराइत पर लिए गए थे और पाकिस्तान की तारीख के सबसे उनको तो सर हम कह देते कि जी ये हो गया, उन्होंने तो जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। हम ये सर पूछ रहे कि 3 दफा इक्तदार मिला और अब ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसमें क्या हुआ? इस हुकूमत ने, मैंने आपको बताया 16 माह की हुकूमत ने बिल्कुल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से
पहुंचाया है। अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से कि नवाज शरीफ साहब ने अपने साबका अदवार में डिलीवर किया, अभी ये बात हो रही थी कि इस तरह बताया जाता है जिस तरह नवाज शरीफ साहब सब करते हैं, नहीं, बाकी पार्टीज भी हैं, बाकी पार्टीज को भी इक़्तिदार मिला है, वो अपने दौरे हुकूमत में बताएं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। अगर नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया है तो पाकिस्तान के अवाम भी उस बात को तस्लीम करते हैं और हम भी उस चीज का क्लेम करते हैं और दावा करते हैं। अगर किसी पार्टी ने डिलीवर किया है तो वो जरूर बताएं कि ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। उस वक्त जब 2013 में हमने हुकूमत संभाली थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी फिरदौस आशिक अवाम साहिबा शायद वजीर थी। उस वक्त भी आपके सामने है कि वो लोड शेडिंग तो खत्म ना हो सकी। लोड शेडिंग तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई जब बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए। फिर जब उससे पहले जो हुकूमतें थी उनमें देखने मेरा के ख्याल है मतलब है काफी कि लंबा हो पाकिस्तान गया की अब। काफी लंबा वाकई हो गया है। फिरदौस आशिक अमान 15 साहिबा मिनट सही का कह रही हैं सेगमेंट हो और गया, यही उन पे वो अब दौर बाकी इक़्तिदार है 15 पिछले मिनट 16 माह का, जिसके अंदर डॉलर ने भी जो है वो रिकॉर्ड सतह पकड़ी और पेट्रोल ने भी जो है वो रिकॉर्ड सतह पकड़ी है। सवाल अभी भी यही है कि इस दफा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। फिरदौस आशिक अमान साहिबा, आपके भी जो है वो इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, सियासी पार्टी भी रजिस्टर हो चुकी है, आपकी मर्जी का इंतखाबी निशान भी मिल चुका है, क्या ऐसा लेकर आ रही हैं इस दफा के अवाम से भरपूर पजीराई मिलेगी आपको इंशाल्लाह? देखिए, ये जितनी लंबी दास्तान इन्होंने सुनाई है और जितने सरसब्ज बाग और खोखले नारों की सियासत की बुनियाद पे ये सारा जो है वो इन्होंने सियासी सफ़र का आपको पूरा नोहा पढ़ के सुनाया है, तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि अगर 100% जो कुछ ये कह रहे हैं वो अवाम के मफाद और इस मुल्क की बेहतरी के लिए होता तो आज अवाम इस महंगाई के शिकंजे और इस तरह की बदतरीन सूरत हाल का शिकार ना होते। मेरे भाई को ये पता होना चाहिए कि जो बिजली की जिस पे बगलें बजा रहे हैं कि वो लोड शेडिंग उन्होंने ख़त्म की, ये उसी दौर के लगे हुए कारखानों के ये आपके MOUs हैं जो आपने कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में आज ये अवाम भुगत रहे हैं और जो टैरिफ आज इस कौम को वो बिलों की शक्ल में वो बम बन के इनके ऊपर गिर रहे हैं, उसके भी ताने बाने आप तलाश करें तो वो उन्हीं कारखानों के साथ जुड़े हैं, उन्हीं मुआहदों के साथ जुड़े हैं। रही बात ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो देखें ये हम नहीं कह रहे, कौन सी ऐसी जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसको 2/3 अक्सरियत हर दफ़ा मिली हो और सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर उन्हें इक़्तिदार ना मिला हो और सब 65% पंजाब है। जो पंजाब में जीतता है ज़ाहिर डेफिनेटली वही वफाक में हुकूमत बनाता है। तो पंजाब के अंदर हर तरह की, एक भाई वज़ीर आज़म, दूसरा भाई वज़ीर आला, तो इसके बावजूद एक आइडियल कम्बिनेशन और हर तरह की अथॉरिटी, हर तरह की ओनरशिप और बकौल उनके 2/3 अवामी सपोर्ट, उसके बावजूद अगर वो डिलीवर नहीं हुआ तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कुछ दिन पहले कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर बैठ के ख्वाजा आसिफ ने फिर यही कहा कि अगर वजीर आजम बन गए नवाज शरीफ फिर वजीर आला बनेंगे शहबाज शरीफ। देखिए बात यह है, पहले सबसे पहले तो जो मुझसे सवाल किया इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, देखिए ये जमात जो है इसने जो एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कॉन्टीन्यूड रोड मैप जो है वो मंशूर की शक्ल में अवाम के सामने रखा है, उसके अंदर जो अवाम की तकलीफ़ मुश्किलात के साथ जुड़े जितने मसाइल हैं उनकी हल की कुंजी हमने पेश की है। नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आपको इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त बिजली के बिलों का है। हमने उसका सलूशन दिया है कि हम उन छोटे तबकात जो हमारे पिसे हुए लोग हैं, जो मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं और जो प्रिविलेज्ड और अशरफी है, उनके दरमियान हमारी जो एनर्जी पॉलिसी होगी वो एक तरह की नहीं होगी। मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले और छोटी गाड़ी वाले जो हैं उनके लिए हम सस्ता और मयारी पेट्रोल और मुफ्त पेट्रोल, सस्ता और मयारी पेट्रोल फराहम किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कता कलामी की माजत, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नज़ीर अहमद लगारी साहब, आपसे भी सवाल करूंगा कि आपको इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से किया जा रहा है, सवाए एक जमात के, वो है मुस्लिम लीग नून। ऐसा क्यों है? वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप बात कर रही थी, आपकी तरफ दोबारा से आऊँगा। नज़ीर अहमद लगारी साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कब तक होते नज़र आ रहे हैं आपको? और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हर सियासी जमात की जानिब से किया जा रहा है सिवाय एक जमात के, वो है मुस्लिम लीग नून। ऐसा क्यों है? बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांगेगा जिसको नहीं मिल रहा होगा, जिसको लग रहा होगा कि उसे नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन ज़ाहिर है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। उन्होंने एक टेंटेटिव बताया है। इसका मतलब यह है कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये हो गए आखिरी 7 दिन। इनमें से 24 को होंगे, 25 को होंगे। वो डेट नहीं दी उन्होंने, ये एक हफ़्ता बता दिया है। उस हफ्ते के ये अयाम बता दिए हैं। और एक मुहिम ये भी साथ चल पड़ी है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, और वो मौलाना साहब की तरफ से चलिए, मुझे वो समझ में नहीं आई। हालांकि मौलाना साहब का ये तर्ज अमल नहीं रहा है माजी में कि कभी वो कहें कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। ये बात उनकी तरफ से हो रही है। और बात क्या की जा रही है कि 4 मरतबा तो पहले भी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में इस तरह हुए हैं। ये पाकिस्तान के पहले इलेक्शन नहीं होंगे, कोई जनवरी में होंगे। पाकिस्तान में बहुत से इलेक्शन जो हैं सर्दियों के मौसम में होते रहे हैं। तो इलेक्शन तो सर्दी में भी होते रहे हैं, तो अब भी हो सकते हैं। और डेट जो है वो दी है इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा। जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है वो 24 से लेकर 31 के दरमियान होगा। बाकी रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जिस पार्टी को लग रहा है कि उसे मसला नहीं है तो वो इस पर एहतजाज भी नहीं कर रही है, और जिन पार्टियों को मसला लग रहा है वो पार्टियां कह भी रही हैं कि जनाब हमें नहीं लग रहा है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि किसी मुल्क से रवाना हो रहे हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 मरतबा 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह पर। लेकिन जब पाकिस्तान का एक नुमाइंदगी करने वाला हाई कमिश्नर जो है वो अगर उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक जाए तो ये समझा जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और किसी के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। और बल्कि ये भी समझा जाए कि अगर कोई जेल में पड़ा हुआ है तो वो जेल में है, और अगर कोई वो जहाँ उनका जगह है इस वक्त तक, उनकी जगह तो जेल ही है, वो आ रहे हैं और डायरेक्ट जलसागाह में जाएंगे। तो अगर वो जलसागाह में जाते हैं तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। मैं फिर ये इनसे कहता हूँ, इनकी लीडरशिप से कहता हूँ, भाई अपने लिए जो भी आपने ऑप्शन रखा है वो कानूनी ऑप्शन कौम के सामने रख दें कि हमने, अच्छा अरेंजमेंट हुआ है ना, पहले भी तो हुआ था कि भाई आपने, परवेज़ मुशर्रफ कहते रहे कि जी हमारे साथ मुआहदा करके गए, आप नहीं मानते थे। बाद में पता चल गया था कि जी मुआहदा हुआ था। मुआहदा किस बात का होता है? उस वक्त भी जेल से निकल कर गए थे ना, सज़ा हो चुकी थी ना, उम्र कैद की सज़ा थी। उम्र कैद की सज़ा के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे। जब वापस आए थे तो एक रास्ता तो यही था ना कि उसी जगह पर आते, जेल में जहाँ से गए थे, वो तो वहाँ से नहीं गए आए थे। फिर उनके लिए एक रास्ता निकाला गया था। फिर उसके बाद उनको अपील का राइट दिया गया, जो पाकिस्तान में अपील का राइट किसी और को ऐसे नहीं मिलता है कि 10 साल के बाद किसी कन्विक्टेड को कहा जाए कि जी आए अपील करें, हम आपको रिहा कर देंगे। ऐसा ही कुछ कर लेना यार, क्या मसला है? अगर कानून, वो एक रास्ता तो कानून बताएगा ना आपको, रास्ता तो यही सिस्टम बताएगा ना, उस सिस्टम के उस रास्ते का हमें बता दें ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी अंदाज़ा हो। ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा कि आपने कुछ नहीं किया हो और हमें भी कुछ नहीं बताया, वो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। और आपका ये ख्याल हो PMLN की लीडरशिप का, हमें सबका एहतराम है यार, हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि वो गिरफ्तार हों, लेकिन अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसका एक मजलूमियत का कार्ड अगर इससे मिलता है तो आप इस कार्ड के बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या ख्याल है कि पूरे लोग जज्बाती होकर इस तरह मुड़ जाएंगे और उनका जो है आपकी तरफ रुख हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बात ऐसा है तो भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तो वो भी इस तरह की तवक्को रखेंगे ना कि बाकी अगर कोई जेल में है, इमरान खान जेल में है, वो कन्विक्टेड भी हैं, क्या उनको हम बाहर निकाल लाते हैं और कहते हैं जी आप भी इलेक्शन लड़ो? ऐसा हो सकता है? इमरान खान से कोई मेरी जाती दुश्मनी तो नहीं है, या किसी और की क्या जाती दुश्मनी हो सकती है? उनके जो बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही बैठे हुए हैं नून लीग के रहनुमा। इन्हीं से जवाब ले लेते हैं कि कौन सा ऐसा कानूनी रास्ता अपनाया गया है जिससे 4 साल बाद एक मुजरिम जब वापस आएगा तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा? जी अली गौहर बलोच साहब। देखिए बात यह है कि ये तो हम नहीं कहते कि बहस ये नहीं है, मेरा ख्याल है कि कुछ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने
जब 18 में उनको एक झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई थी और हमारे उन फैसलों पर शदीद तफदात थे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी अहलिया को, जो कि उस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में थी, पूरे पाकिस्तान ने देखा, जिनकी अहलिया के बारे में कुछ मैं समझता हूँ उस वक्त के मस्खरों ने तमस्खर भी उड़ाए और बातें भी की उनकी बीमारियों से मुतल्लिक। इसके बावजूद वो वापस आए और उन्होंने अपने आप को और अपनी बेटी को कानून के आगे सरेंडर किया और अपनी बीवी की अली गौहर बलोच साहब, ये तो सबने देखा। हम ये पूछ रहे हैं कि इस दफा ऐसा कौन सा कानूनी रास्ता निकल रहा है कि जिसके अंदर 4 साल से वो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अदालतों को मतलूब थे, नहीं आए, अब वो वापस आकर किस तरह से आराम से बाहर फिर सकते हैं? अब हम ये जानना चाह रही है, इसका जवाब दे दें। पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम के अंदर अदालत लगाना, ये कहना मुनासिब नहीं है कि वो बाहर बैठे हुए थे, वो अदालत से इजाजत देकर गए थे। ठीक है जी, वो मैं बिल्कुल कह रहा हूं, वो अदालत से इजाजत लेकर गए थे। अब कौन सा ऐसा कानूनी रास्ता है जिससे वो वापस आएंगे और आके जलसे भी करेंगे और उनको कुछ कहा भी नहीं जाएगा? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी हमेशा कानून और आइन के आगे सरेंडर किया है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो अपने आप को कानून के सामने पेश करें। पिछले 4 साल भी नवाज शरीफ कानून को मतलूब थे। अली गौहर बलोच साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, माजरत आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, आप कुछ बता रही थी अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से, काइंडली वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वो कोई भाग कर नहीं गए थे। देखिए, बात तो ये है कि आपने बैलेंस ऑफ टाइम जो है वो नहीं कर रहे। यहाँ तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात हो रही है इलेक्शन की, तो आप तो प्रोग्राम में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। आप माजरत तो चाहता हूँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप कंटिन्यू वो करें। पूरे प्रोग्राम के 35 मिनट आपने दिए हैं, तो अब बात करने दें। सबसे पहली बात यह है कि जो नई जमात आती है वो अवाम के सबसे पहले उन इश्यूज़ को फोकस करके कि भाई इस वक्त मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले इस मुल्क की मईशत को पटड़ी पर चढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करके आपको मईशत को मुस्तहकम बनाना है। नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी ये है। फिर आपका सियासी अदम इस्तेहकाम, उसको ख़त्म करके आपने इस मुल्क को यकजा करना है। जो मुल्क पोलराइजेशन का अफरा तफरी, ग्रुप बंदी, लसानी तौर पे, सियासी तौर पे, आपके मुख्तलिफ मजहबी तौर पे डिवाइडेड कंट्री जो है, इसको एक कौम बनाने की ज़रूरत है, यकजा करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर सियासत अपने अपने फोरम से हो, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मफाद हो वहाँ हम सब इकट्ठे हों और हम सियासत करें, लेकिन रियासत को कमज़ोर करके नहीं। हमारा जो अहम तरीन पब्लिक ओरिएंटेड जो एजेंडा और मैनिफेस्टो है, उसके अंदर बिजली के बिलों के अंदर हमने ये कहा है कि 300 यूनिट तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उन वोटर्स को और उन पाकिस्तान के शहरियों को और पाकिस्तान के वो पिसे हुए तबकात जो मेहनत कश मजदूर हैं और वो नहीं अदा कर सकते बिल, उनको हम फ्री बिजली देंगे। जो हमारा एग्रो बेस्ड इस वक्त 70% देहात के अंदर रहने वाले लोग, छोटे ज़िम्मेदार किसान, उनके लिए हम सोलर ट्यूबवेल से लेके ओवरऑल एग्रो बेस्ड रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो हमारी यूथ है, वो यूथ इस वक्त 65% आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ है। वो उस पे हमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आपने पुलों पे, आपने मोटरवेज पे, ऑरेंज ट्रेनों पे और उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट की जो, और कर्जे ले लेके की, जो कि शायद वो लेविश प्रोजेक्ट जो थे इस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं थे, जब आप कर्जे मांग के दूसरे की जेब से पैसे ला के आप उन प्रोजेक्ट पे लगा रहे थे और फिर आपको वो कर्जे वापस करने हैं। असल आपका कैपिटल है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स, वो आपका पढ़ा लिखा नौजवान, उसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और असल काम वो है कि आप उसको एक प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए डिजिटल पाकिस्तान के साथ जोड़ें, उसको दुनिया के साथ कनेक्ट करें और एक डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ख़वातीन को एम्पावर करने जा रही है। जो आपकी आबादी का 52% अनयूटिलाइज्ड है और उसको हम सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एम्पावर करके
कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जोड़ के हम ये कह रहे हैं कि उन ख़वातीन को जो घरों के अंदर बैठी हैं उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और वो घर में बैठ के ऑनलाइन अपना बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा सकती हैं। तो उन्हें दुनिया से कनेक्ट होना है तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। हम जो है मेहनत कश मजदूर जो है उसका एक सैलरी स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर रूल्स जिसके तहत ऑटोमेटिकली जैसे सरकारी मुलाजमीन की हर साल जो है वो इनकम बढ़ती है या उनकी सैलरीज में इजाफा होता है, इसी तरह उन सब को लो क्लास मिडिल वर्कर्स जो है हमारे मिडिल क्लास वर्कर्स उनको सपोर्ट मिले। तो हमारा रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। देखना ये है कि उस पर अमल दरामद कैसे होगा। सिर्फ और सिर्फ कह देने से, जलसे करने से या ओवरऑल हर दफ़ा आवाम को अगली दफ़ा आएंगे तो ये कर देंगे, ये नारा सुनाने की बजाय आपको ये साबित करना है कि आप जो अहद करें वो पूरा करें। क्या जो अहद अब तक जो बात हो रही थी, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी अपनी जमात की नुमाइंदगी की कि भाई दहशत गर्दी को ख़त्म कर दिया, हमने एक बुनियाद डाल दी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की। देखें ये जितने भी वो उन्होंने दफाई बात की तो उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा इस दौर में जब नवाज शरीफ आता है तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं। अनफॉर्चुनेटली एज अ नॉट एज अ मेडिकल डॉक्टर बट एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं ये कहूँगी कि मियाँ साहब की जो पॉलिसी रही वो स्पेसिफिक अशरफिया ओरिएंटेड रही, वो ट्रेडर्स की भी चंद मनपसंद ग्रुप्स ओरिएंटेड रही, बिजनेसमैन्स के भी कुछ उन चंद अफराद और वो जो माफियाज थे उनके सपोर्ट में रही। एक आम बिजनेसमैन, एक आम ट्रेडर, एक छोटा कारोबारी जो है उस तक उनकी पॉलिसीज़ के मुस्बत असरात नहीं आ सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये कहती है कि आपको जब तक मिडिल क्लास को आप जीने का हक नहीं देंगे, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक रोशन तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब आंखों में सजाए हुए हैं। उनकी ताबीर जो है वो आपने क्वालिटी जॉब्स के ज़रिए करनी है। आपने उनको, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप जब ओवरऑल सी पैक की बात हो रही थी तो देखिए सी पैक एक विजन है जो किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है। ये चाइना के साथ जुड़ा हमारा एक जनरेशन टू जनरेशन जो एक कनेक्टिविटी है, ये उसकी अक्कासी करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी मिस हैंडलिंग हुई। अब वो भी हम वो प्रोजेक्ट जो हैं वो जो टारगेट करके जहाँ जाने चाहिए थे वहाँ ना जा सके, और वो टिकल डाउन इफेक्ट भी उन प्रोजेक्ट्स का निचली सतह पे आवाम को वो फ़वाइद हासिल ना हुए। इतने मेगा प्रोजेक्ट जो हैं जब आप मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज़ बनाते हैं और माइक्रो इंडिकेटर अगर उसको सपोर्ट नहीं करते तो उन प्रोजेक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ जहाँ तक सियासत का है, देखिए मियाँ साहब इस एक बड़ी जमात के टीम लीडर हैं, उनके नाम पे ये जमात बनी है, उनको अब हक है वो अपनी जमात को आके लीड करें, वो सियासी रिंग के अंदर आएँ, वो सियासत करें, हम सियासी महाज पे उनका मुकाबला करें और सियासी अंदाज पे हम उनको हराएं और जीत का जो मयार है वो वोट की पर्ची को बनाएं। और जो नून लीग का रहा नारा के वोट को इज्जत दो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर वोट को इज्जत देने का तस्वर लेके आई है। वोटर एक वोट जो है कागज का टुकड़ा है, जब तक जिसके हाथ में वो उम्मीद करते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के जो आप मंशूर बता रही हैं इस पर अमल हो और पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामजन हो। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर साहब, आप जिस तरह से पहले बता रहे थे कि JUI इलेक्शन में जाने से कतरा रही है, ऐसा क्यों है? ये क्यों सामने आ रहा है कि JUI इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही? हम जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, और क्या आपको लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे? पहली बात तो ये हो जाने चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो मसाइल पैदा होंगे, मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। आप तो वैसे ही एक बड़े आइनी बहरान से गुजर रहे हैं, आइनी बहरान पैदा हो चुका है, आप लगातार आइन की खिलाफ वर्जी करते चले आ रहे हैं। एक शख्स ने आइन तोड़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पर,
आपने उसको कुछ नहीं किया, आइन ने भी उसको कुछ नहीं किया, स्टेट ने भी उसको कुछ नहीं किया, वफाक ने उसको कुछ नहीं कहा, रियासत ने उसको कुछ नहीं कहा कि भाई आपने आइन क्यों तोड़ा है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर आर्टिकल 5 पढ़ा गया, आर्टिकल 6 लगा दिया गया और कहा गया कि जनाब मैंने ये तहरीक आज़म एतमाद मुस्तरद कर दी, और वो जो चेयर कर रहा है वो अपना नाम भी नहीं लेता, नाम भी और किसी का लेता है जो उस वक्त मौजूद भी नहीं है उसका नाम लेता है, और जो स्पीकर मौजूद नहीं है उसका नाम लेता है। तो आइन को तोड़ा गया, लेकिन कोई किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब 3 माह में सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने नहीं हुए इलेक्शन, और वो तो जनवरी में असम्बली तोड़ी गई, अप्रैल में इलेक्शन होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई 106 दिन में करा दो। जब खुद आपके फैसले में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो 106 दिन कैसे मान लिए गए थे। फिर खुद एक डेट दी जो उससे भी आगे थी, वो 126 दिन की डेट जाकर बनती थी, तो वो भी नहीं हुए इलेक्शन। तो जब आइन के साथ इतना खिलवाड़ हो चुका है और लगातार हो रहा है और तमाम इदारे मिलकर कर रहे हैं ऐसा, तो फिर आप अगर इस इलेक्शन को भी वक्त पर नहीं कराते हैं तो फिर आप एक बेआइन सरजमीन हो जाएंगे जहां आप पास आइन की छतरी किसी इस्तेमाल की नहीं होगी। आप बारिश में छतरी इसलिए निकलते हैं ना कि आप बारिश आपको असंदाज ना हो। जब छतरी फटी हुई होगी और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप बारिश में जज उसकी जद में होंगे। आइन अगर आप खुद आइन की तौकीर नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, उसको आप नाफिज नहीं करेंगे, तो फिर आप ही के लिए मसाइल पैदा होंगे। ये हो चुका है, एक लगातार एक सिलसिला चल रहा है। अब आपको इलेक्शन कराने थे 90 दिन में, वो आपने एक कर लिया कि जनाब वो इलेक्शन की फहरिस्तें वो बननी है, हदबंदियाँ होनी हैं, इंतखाबी फहरिस्तें बननी हैं, इंतखाबी हल्का बंदियाँ, चलें भाई ये भी कर लें, आपने वो भी कर लिया है। अब आप इलेक्शन से अगर भागने का रास्ता लेते हैं तो फिर जग हंसाई होगी, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आपने एक आइन का शेल्टर लिया था वो भी नहीं मिलेगा, और मेरा ख्याल ये है कि फिर आप स्टेट जो है वो उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन उठ जाएंगे जो नहीं उठने चाहिए। अभी तक बहुत कुछ हो चुका है इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ, रियासत के इदारों के साथ, हर चीज़ के साथ मजाक होता रहा है। सियासी पार्टियों के साथ मजाक होता रहा है। सियासी पार्टियों के साथ जो सेलेक्टिव किस्म का चीज़ें होती रही हैं, वो मैं फिर कहता हूँ कि जो कुछ सज़ा दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ को, वो नहीं बनती थी, या बनती थी तो वो कानून के रास्ते से नहीं आई थी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले किए गए थे, उनको आप पहले नल एंड वाइड करें, फिर उनको आने दें, कहें कि जी ठीक है वो फैसले गलत थे, और अदालत ही कहे कि फैसले गलत थे। अदालत एतराफ़ करे कि जनाब वो जो उनको सज़ा दी गई थी वो गलत थी, इसके बाद आ जाएं बिस्मिल्लाह। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है, उसके बरक्स हो रहा है। अगर नहीं होता है तो पाकिस्तान एक बनाना स्टेट के तौर पर तो रहेगा, और रहना अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा रहे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, ये था आज का सवाल अवाम का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। तज्जिया कार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।